नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में राम मंदिर के नए मॉडल की पहली तस्वीर सामने आई है और यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। राम मंदिर कैसा बनेगा उसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम मंदिर कैसा होगा। तस्वीरों में देखिए कुछ ऐसा ही भव्य नजारा राम मंदिर का दिखाई देगा। न्यूज़ 18 सबसे पहले आप तक इन तस्वीरों को पहुंचा रहा है, जिसमें 5 गुंबद होंगे और 3 मंजिला मंदिर होगा। खबर है कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा जो आपके सामने इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। पहले ये तय किया गया था कि मंदिर 2 मंजिला होगा, लेकिन अब यह तय किया गया है कि मंदिर 3 मंजिला बनाया जाएगा और साथ ही साथ गुंबद की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। तो संत लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, भव्यता को और बढ़ाया जाए। संतों की मांग को माना गया है। 18 जुलाई को जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसमें तय किया गया कि मंदिर का स्वरूप पहले से ज्यादा भव्य होगा और इसी के तहत उसकी ऊंचाई को बढ़ाया गया है। पहले मंदिर यहां पर 2 मंजिला बनना था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि 3 मंजिला मंदिर का निर्माण होगा और साथ ही साथ गुंबद की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है। दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर होगा जिसमें 5 गुंबद होंगे और बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है पूरी दुनिया का ये। अयोध्या से हमारे संवाददाता निमिष गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निमिष, और क्या कुछ जानकारी सामने आ पाई है इन तस्वीरों के बारे में, इस नए मॉडल के बारे में? जी अमित, आपको बता दें कि जब 18 तारीख को यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टियों की जो बैठक सर्किट हाउस में हुई थी, उस बैठक में संतों की बहुत दिनों से एक मांग चल रही थी कि मंदिर का जो स्वरूप है उसको और भव्य और दिव्य किया जाए। उस पर मंत्रणा हुई और मंत्रणा के बाद अब ये लेटेस्ट जो अपने पास न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव फुटेज चल रहा है, ये इसी तर्ज पर 5 गुंबद होंगे। पहले ये 3 गुंबद थे। इनमें 106 खंबे रहेंगे, 106 खंबे नीचे रहेंगे और 106 खंबे ऊपर रहेंगे। तो 212 खंबे होंगे। सिंह मंडप, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, इस तरीके के तमाम चीज़ें और बढ़ेंगी। और साथ ही जो दायरा है, जो मंदिर का जो स्वरूप है, उसको थोड़ा और विस्तृत किया गया है। अब 2 के बजाय अब 3 तला होगा और काफ़ी ऊंचाई होगी। काफ़ी समय से संत ये मांग रहे थे कि जो अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल है वो काफ़ी भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। बड़े लंबे समय की लड़ाई के बाद, 500 वर्षों के बाद लोगों के लिए यह समय आया है कि अब राम मंदिर बनने जा रहा है। लंबे अरसे से विवाद चला और अब उस भव्यता को लेकर संत समाज मुखर था और संत समाज की इस मांग पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने रुचि ली और इसको भव्यता दिया। जो राम जन्मभूमि कार्यशाला में जो प्रस्तावित मॉडल रखा है उसमें फिलहाल 3 गुंबद हैं और 3 गुंबद में इसमें 5 गुंबद किए गए। उसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बदलाव किए गए भव्य और दिव्य स्वरूप करने के लिए। तो माना ही जा रहा है कि संतों की मांग को लेकर के ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मंत्रणा की और मंत्रणा के बाद मंदिर के स्वरूप का यह निकला है। ठीक है निमिष, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार इस तस्वीर के बारे में फिर से बता देते हैं, समझा देते हैं। आप देखिए राम मंदिर के नए मॉडल की पहली तस्वीर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए मंदिर की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 3 मंजिला अब ये मंदिर है। पहले ये तय हुआ था, जो पहले का मॉडल था उसमें सिर्फ 2 तल का ये मंदिर बनना था, लेकिन अब 1 तल बढ़ा दिया गया है। आप सबसे पीछे देखिए एक तीसरा तल भी होगा। साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि पहले 3 गुंबद बनने थे, लेकिन अब गुंबदों की संख्या भी बढ़ाकर 5 कर दी गई है। हालांकि गर्भगृह में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिंह द्वार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और बताया जा रहा है कि पहले तल पर 106 खंबे होंगे, दूसरे तल पर भी 106 खंबे होंगे। इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई सब कुछ बढ़ा दिया गया है। ये किया क्यों गया है आप ये भी समझ लीजिए। दरअसल जब से मंदिर मॉडल को लेकर चर्चा चल रही थी, तभी से संत समाज लगातार ये मांग कर रहे थे कि मंदिर की भव्यता और दिव्यता को और बढ़ाया जाए। जिसके बाद 18 जुलाई को ट्रस्ट की एक बैठक हुई। उस बैठक में कई घंटों तक मंथन किया गया और उसके बाद यह तय किया गया कि मंदिर की भव्यता को और बढ़ाया जाएगा, उसे और विस्तार दिया जाएगा और उसी के फलस्वरूप यह तय हुआ है कि अब तल की संख्या बढ़ाकर 2 से 3 कर दी गई है और साथ ही साथ गुंबद की संख्या भी 3 से 5 कर दी गई है। लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई सब कुछ बढ़ा दिया गया है। निमिष, जो तीसरा तल होगा इसमें क्या खास रहने वाला है?
देखिए, तीसरा शिखर जो है वो जमीन से करीब 128 फीट पहले था। पूर्व प्रस्तावित जो मॉडल था अमित, उसका ऊंचाई 121 फीट थी। उसको बढ़ा करके 128 फीट से 161 फीट कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, उस शिखर की ऊंचाई बढ़ाई गई है, उसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ी है, तो स्वरूप में बदलाव होगा। हालांकि जो पहले से प्रस्तावित मॉडल था उसमें मात्र 3 गुंबद थे, अब 5 गुंबद हैं। शिखर की ऊंचाई बढ़ाई गई है। सब काफी समय से संत यहाँ मांग कर रहे थे कि काफी भव्य और दिव्य हो, काफी दूर से दिखे। तो इस सब को देखते हुए जिस तरीके का बदलाव हो सकता था, जो पॉसिबल था, वो बदलाव किया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि सीबी सोनपुरा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये प्रस्तावित मॉडल है जो ये है, जो आर्किटेक्ट है राम मंदिर के, उन्होंने इस मामले पर स्वीकृति दी है कि अब इस तरीके के आप चेंजेस कर सकते हो। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 5 अगस्त को भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। भूमि पूजन काशी के काशी विद्युत परिषद से जुड़े 3 ब्राह्मणों की देखरेख में देश के अन्य हिस्सों से आए आचार्य करने वाले हैं। आखिर 5 अगस्त ही क्यों खास है 5 अगस्त का दिन, और आखिर किस तरीके से यहां पर पूजन की पद्धति को आगे बढ़ाया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा, पूजन में क्या कुछ खास रहने वाला है, वो सब कुछ आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए, 5 तारीख की तिथि जो निश्चित की गई है, वो तिथि 3 बिंदुओं को ध्यान में रख करके की गई है। सबसे पहले तो जिस ब्रह्मांड नायक का ये भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, उनका जन्म चक्र बनाया गया है भगवान श्री राम का। इसके बाद कौन करेगा, जो राष्ट्र का नायक है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी जन्म चक्र को देखा गया है। उनके जन्म चक्र में इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, उनकी राशि वृश्चिक है और बृहस्पति की अंतर्दशा है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए 5 अगस्त का काल निश्चित किया गया है। राम जी का जो जन्म चक्र देखा गया, चूँकि अभिजित मुहूर्त में उनका जन्म हुआ था, तो उस जन्म लगने के अनुसार अभिजित मुहूर्त का काल निश्चित किया गया। और प्रधानमंत्री जी के जन्म चक्र को ध्यान में रख करके बृहस्पति की चूँकि अंतर्दशा है, गुरुदेव की अंतर्दशा में जब धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं तो भव्य और दिव्यता को प्राप्त करते हैं और देश के प्रधानमंत्री को उसका यश मिलता है और राष्ट्र की समस्त विविधताओं का नाश भी होता है। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके फिर 5 अगस्त की तिथि निश्चित की गई कि अभिजित मुहूर्त काल में प्रधानमंत्री जी शिला का पूजन करेंगे। और वो शिला किस चीज़ की हो, चूँकि राहु केतु का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए, इसलिए रजत की शिला 51 किलो की जो वहाँ के ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने बनवाया है, उसी शिला में पूजन होगा और सभी चातुर्वेद पारायणों के द्वारा आह्वान किया जाएगा। और 5 अगस्त को किस तरह से 3 चरणों में काशी के विद्वानों द्वारा महापूजन किया जाएगा, इस बारे में हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी ने बातचीत की प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी से, वो भी सुनिए। पहले आपने बताया महागणपति पूजन होगा, उसके बाद ऋचाओं का होगा। तीनों चरण जरा बताइए क्या क्या होंगे, प्रधानमंत्री किस वक्त आएंगे, क्या पूजन करेंगे? देखिए, प्रातःकाल 8 बजे से हमारे वैदिक विद्वान महागणपति का आवाहन करेंगे, पूजन करेंगे, लगभग 1 घंटा चलेगा। इसके बाद 1 घंटे के बाद पुनः सूर्यादि सहित नवग्रहों का आह्वान होगा, उनका पूजन होगा, षोडशी पूजन होगा, षोडश मातृका पूजन होगा और षोडशोपचार पूजन होगा। इसके बाद इंद्रादि सहित सभी देवताओं के आह्वान हो जाने के बाद हम लोग जो है 11:32 पर प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर उपस्थित करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो जो वहाँ के ट्रस्ट के लोगों ने एक 51 किलो की रजत शिला बनाई है, उसी शिला का प्रधानमंत्री जी वहाँ रखेंगे और वो शिला पूजन करेंगे, वही भूमि पूजन होगा। उस समय अभिजित मुहूर्त का काल रहेगा। उस काल में सभी विद्वान वो चातुर्वेदों का पारायण करेंगे और विशेष मंत्रों के आवाहन से भगवान श्री राम के विग्रह का पूजन होगा और ये परिकल्पना की जाएगी कि देवादिगण सहित सभी देवताएं आनंद से अनुभूत होकर के और चलिए आपको उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश के बाद आ रही तबाही की तस्वीरें दिखाते हैं। चमोली से खबर आ रही है, जहां पर पीपलकोटी के भनेर पानी में बद्रीनाथ हाईवे पहाड़ी से आ रहे मलबे के चलते बाधित हो गया है। वहीं लगातार पहाड़ी से मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। मलबे के चलते सड़क किनारे खड़े 2 बाइक पत्थरों के नीचे दब गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से तेजी से नीचे गिर रहे हैं। आप देखिए, लगातार रास्ता बाधित हो रहा है और पहाड़ से जो मलबा गिर रहा है उसकी चपेट में 2 बाइक भी आ गई। गनीमत आप ये समझिए कि बाइक सवार बाल बच गए हैं, किसी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन लगातार मलबा आने की वजह से हाईवे बार बार बाधित हो रहा है। प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कि मलबे को हटाया जा सके, रास्ते को बहाल किया जा सके। लेकिन इस बीच चूंकि लगातार बारिश हो रही है, उस बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। मलबे के चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है, जेसीबी के जरिए भी यहां पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
और पिथौरागढ़ की मुनस्यारी और बगापानी तहसील में बारिश ने फिर से तांडव मचाया है। गैला गांव में एक घर पर मलबा आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों में 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। वहीं तांगा गांव में भी भारी बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। तांगा में मलबे की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गेला गांव में एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है और अभी तक 2 मृतकों का शव यहां पर निकाला जा चुका है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको पूरे हालात की जानकारी दे रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते लोग किस कदर परेशान हैं, कैसे यहां पर लोगों के सामने आफत खड़ी हो गई है, आप इन 2 तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है। शेर सिंह जी का परिवार था, उसमें उनकी पत्नी और बेटी उसमें मृत्यु हो गया है। उसके अलावा जो है उसी गांव पंचायत के 5 लोग जख्मी हुआ है। उनको बहुत माइनर इंजरीज है, उनको फर्स्ट एड का कार्रवाई किया जा रहा है। तीनों शवों को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गया है और बचाव और राहत कार्य में उनके माध्यम से जो है सशक्त कार्रवाई की जा रही है। तो पहाड़ों में हो रही भारी बारिश तबाही मचा रही है। रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ तहसील के गौंडार गांव में भारी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। गांव के रास्ते गदेरे के पानी में बह गए। वहीं उरेडा का गौडार में बने पावर हाउस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गांव के गदेरे में पानी बढ़ने से भूमि का कटाव भी हो रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। किसी मकान को नुकसान की भी अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो भारी बारिश हो रही है उसके चलते गौंडार गांव में काफी नुकसान हुआ है। और अब खबर टिहरी से, जहां पर नेशनल हाईवे 94 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर खाड़ी बाजार में सड़क पर एक बड़ा बोल्डर आ गिरा, जिसके बाद पहाड़ी भी दरकने लगी, जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का यह कहना था कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। आप तस्वीरें देखिए, लगातार यहां पर बोल्डर रास्ते पर आकर गिर रहे हैं और इन सब के बीच गाड़ियों का आवागमन भी यहां से जारी है। आप सोचिए कि अगर ये बोल्डर किसी गाड़ी पर आकर गिरता तो कितना भारी नुकसान हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल किसी प्रकार के कोई नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन प्रशासन को जानकारी दे दी गई है कि रास्ता फिलहाल इस वक्त खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा या तो यहाँ पर इंतजाम किए जाएं कि बोल्डर जो कि रास्ते पर आ रहा है उसको सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा ना होने पाए, या फिर जब तक यहाँ पर खतरा है तब तक लोगों की आवाजाही यहाँ पर रोकी जाए। एक बार फिर से रुक करते हैं यूपी की खबरों का। महाराजगंज में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। चंदन नदी के उफान से डूडीबारी इलाके के आधा दर्जन गांव प्रभावित हो गए हैं, जिससे किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। महाराजगंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर किसानों की फसल बर्बादी की कगार पर है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते जलस्तर के चलते लोग चिंतित हैं, परेशान हैं। किसानों को इस बात का डर सता रहा है कि उनकी खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। तराई के इलाके महाराजगंज जनपद में बाढ़ की स्थिति पर अगर बात करें तो महाराजगंज में कुल 6 नदियां हैं। 6 नदियों में चंदन, प्यास और रोहिन इस वक्त खतरे के निशान को छूने के लिए बेकरार है। इसके साथ ही चंदन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महाराजगंज जनपद के लगभग आधा दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान हुए हैं जिनके धान की खड़ी फसल पानी से डूब गए हैं। इसके अलावा महाराजगंज के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो महाराजगंज के रोहिन, राप्ती, गंडक, चंदन, प्यास और महाव ने अब तक तबाही मचा चुकी है। इसके अलावा अगर जलस्तर की बात करें तो महाराजगंज जनपद में लगातार बारिश हुई है और आज भी 15 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा जून और जुलाई के महीने में 450 mm बारिश अब तक हो चुकी है। तो कहीं न कहीं साफ कहा जा सकता है कि नेपाल की पहाड़ियों में बारिश का असर महाराजगंज जनपद में देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जलस्तर नदियों का बढ़ रहा है। इससे जो बाढ़ का खतरा है वो लोगों को सताने लगा है। महाराजगंज से आशीष कुमार सुख, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और बात करते एक बड़ी खबर की। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, तो साथ ही साथ जांच कमेटी द्वारा बनाने का आदेश भी दिया। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें रही। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर की दोबारा जांच।
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 10 जुलाई से चंडी थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें उज्जैन से कानपुर लाते वक्त गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया था। इस मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें इस मुठभेड़ की जांच के लिए यूपी सरकार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज और एक पूर्व डीजीपी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। यूपी सरकार ने जांच कमेटी को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मंगलवार तक कमेटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में हुए इस जघन्य हत्याकांड को लेकर हैरानी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने संगीन मुकदमों का मुख्य आरोपी बेल पर कैसे रिहा हुआ, जिसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। ये सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। जमानत के आदेश क्यों दिए गए, सभी आदेशों की एक सटीक रिपोर्ट दी जाए। वहीं विकास दुबे एनकाउंटर को हैदराबाद जैसा बताए जाने पर सीजेआई जस्टिस बोबडे ने कहा कि तेलंगाना में हुई मुठभेड़ और इसमें अंतर है। तेलंगाना वाले मामले में आरोपी बिना हथियार के थे, जबकि विकास दुबे के मामले में ऐसा नहीं है। हैदराबाद और दुबे केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे, जबकि दुबे और उसके सहयोगी पुलिस कर्मियों के हत्यारे थे। एनकाउंटर की दोबारा जांच कमेटी बनने के बाद जघन्य हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं, तो विकास के मददगार लोगों का भी खुलासा हो सकता है। टीम न्यूज़ 18। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।